गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और मैंने पिछले क्लास में जो भी चीज़ बताया था उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो तुम मुझे बताओगे, मैं फिर से एक कोशिश करूँगा। समझे? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पूरा तुम्हें क्लियर, मतलब तुम्हें पूरा अभी बताया नहीं गया है। आज के क्लास में वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या था कि पिछले क्लास का जितना बताया गया था सिर्फ उतना क्लियर होना चाहिए। समझे? फिर हम आगे बढ़ेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब देखो, जो कांस्टेंट का जो वैल्यू आ रहा था ना, वही हम कह उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कहेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि n/1, ठीक है, n/1 का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको हम कैसे और डिनोट करते हैं? तो ये जो है n/1 इक्वल टू n2 अपॉन n1, इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। अभी हम देखेंगे n1 और n2 हमारा क्या है। सेम उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो n12 इक्वल टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और n12 इक्वल टू हम लिखते थे n1 अपॉन n2। समझे? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स एब्सोल्यूट। और इसको हम रिफ्रैक्टिव, नॉर्मली हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब देखो यहाँ पे n1 हमारा क्या है? तो n1 हमारा क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और जो n1 हमारा क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझे? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करता है ना कि अगर कोई लाइट जो है अगर ऑब्लिक्यूली किसी सरफेस पे पड़ता है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है, तो जो लाइट है अपना पाथ कितना चेंज करेगा, यानी कि वो नॉर्मल के टुवर्ड्स कितना बेंड करेगा, वो टोटली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। समझे? वो टोटली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। समझे? तो पहले हम नेमिंग सीख लेते हैं और नेमिंग सीखने के बाद से ना हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर कौन सा लाइट का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिससे इसको हम रिलेट करते हैं। समझे? जिससे हम इसको रिलेट करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि n वाटर दिया हुआ है, ठीक है, nw दिया हुआ है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा? वाटर। या फिर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। या फिर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलेंगे। समझे? सेम उसी तरीके से अगर n वैक्यूम है तो ये क्या है? कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। समझे? अब देखो, ये जो है, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, जो भी हमारा कांस्टेंट का वैल्यू आ रहा था ना फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम
स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर हमारा कांस्टेंट आ रहा था, समझे, हमारा जो है एक कांस्टेंट आ रहा था, और इसको हम इसी कांस्टेंट का जो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, बोलते हैं। क्लियर। अब देखो ये लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से इसको रिलेट किया गया है, ठीक है, और वो हम देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो स्पीड होता है ना लाइट का, वो एक मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी जो लाइट का है ना, इसी से इसको, ठीक है, हम रिलेट करेंगे, ठीक है, और ये देखा भी गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि इससे वो रिलेटेड रहता है। क्लियर। तो ये नोट डाउन कर लेना तुम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि n मीडियम है, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या फिर एब्सोल्यूट सॉल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितना होता है, 3 × 10⁻, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको हम c से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम होता है उसको हम c से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगा, c होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, वो हम मान लेते हैं v। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है nm, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v। क्लियर। अब देखो ये जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखे है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये इसको हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो देखो किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम से अगर हम लेते हैं, ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, या फिर हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं। क्लियर। अब ये जो होगा इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, nm को, ठीक है, nm को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, nmv, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। समझे। और ये क्या हो जाएगा, nmv का मतलब क्या हुआ, जैसे n21 क्या लिखते थे, ध्यान रखना है, n21 इक्वल टू क्या लिखते थे, n2/n1 ऐसे लिखते थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, n, बताओ, n m/nv, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा c/v। क्लियर। ये हम इस तरीके से लिखेंगे। समझे। अब देखो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके ना नोट डाउन कर लोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना है, एक और चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, वो मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में होता है। समझे। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम
इन वैक्यूम, समझे। मैक्सिमम इन वैक्यूम होता है और वो किसके बराबर होता है, तो वो c के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मैक्सिमम किसमें होता है, वैक्यूम होता है, और वो c के बराबर होता है। ये जैसे ही दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, लाइट अगर वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जैसे ही ट्रांसमिट होता है, समझे, तो लाइट जो है वो कहाँ बेंड करेगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो लाइट का स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में होता है। और लाइट अगर वैक्यूम से, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करता है, अगर ऑब्लिक्यूली अगर ट्रेवल करता है, नॉर्मल से किसी एंगल पे अगर ट्रेवल करता है, तो वो क्या होगा, वो दूसरे मीडियम में जैसे ही जाएगा लाइट का स्पीड स्लो होगा, और लाइट का स्पीड स्लो होगा तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, समझे, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। जैसे मान लो कि ये क्या है, हमारा वैक्यूम है, और जो लाइट है वो क्या हुआ, एंटर हुआ, और ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, दूसरा मीडियम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा और ये एंगल, तो एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, समझे। ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब मैंने पहले भी बताया था कि लाइट अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है, अगर उस मीडियम में, ठीक है, इसका स्पीड कम हो रहा है पहले मीडियम से, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और ये तुम 12th क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे N21 इक्वल टू क्या था, N2 अपॉन N1, और इसको हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्लियर, हम ऐसे लिखते थे। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव, नीचे वाले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्लियर। फिर हम इसको ऐसे और भी लिखेंगे। अब ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, अगर वैक्यूम है तो हम जैसे यहाँ पे क्या है, N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 को हम N2V लिख सकते हैं ना, और N1 को क्या लिख सकते हैं, N1V लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे N2V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, तो इसको हम V2 से डिनोट करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, C अपॉन V1, क्लियर। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो C अपॉन, ये क्या हो जाएगा, C अपॉन V2 डिवाइडेड बाय C अपॉन V1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, V1 अपॉन V2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखोगे कि N21 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। N21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सेम उसी तरीके से N12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है, वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है ना वो क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। तो स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड
ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझे? तो देखो अब ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा क्लियर हो गया। समझे? नेमिंग जो है ना उसको तुम हमेशा ध्यान रखना कि अगर N2 लिखा हुआ है डायरेक्ट या फिर NW लिखा हुआ है, NW लिखा हुआ है यानी क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और एब्सोल्यूट हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब क्या हुआ, जैसे NW इक्वल टू क्या हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। NW का मतलब ये हुआ। समझे कि नहीं? उसी तरीके से ये भी है, ये भी है। तो जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन था मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ठीक, इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक मैक्सिमम जाता है। टेबल को हम कंसिडर करेंगे, टेबल नंबर 10.3। जब भी तुम लोग ये वीडियो देखो ना तो अपने साथ किताब लेके बैठा करो, और जब भी मैं बोलूँ टेबल देखने के लिए तो टेबल देखोगे, जब भी मैं बोलूँ क्वेश्चन देखने के लिए तो तुम क्वेश्चन देखा करोगे। क्लियर? तो हम इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। about absolute refractive इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो टेबल नंबर 10.3 तुम देखोगे। ठीक है, टेबल नंबर 10.3 NCERT। अब देखो किसी भी, जैसे मान लो कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो लाइट जो है ना वो वैक्यूम में क्या हुआ, सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, लेकिन एयर में थोड़ा सा धीमा हो जाता है। समझे? थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो इस टेबल से तुम देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो कितना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो कितना है, एयर जो है, ठीक है, मटेरियल मीडियम। ठीक है, ये मटेरियल मीडियम ले लो, मीडियम, और ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तुम्हारा जो कैलकुलेट हो गया रहा है वो 1.0003 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि n एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर n एयर इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, और कम होगा तभी क्या होगा, ये टोटल जो वैल्यू होगा ना ये थोड़ा सा 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उसी तरीके से हम देखेंगे आइस का, देखेंगे वाटर का, देखेंगे वाटर का कितना है हमारा 1.33, वाटर का कितना 1.33, यानी कि जितना ये रेशियो जो है ना, ये जो रेशियो जो है जितना ये बढ़ता जाएगा, यानी कि वैक्यूम से लाइट अगर उस मीडियम में जा रहा है उतना लाइट का स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा। हम कह रहे हैं कि C अपॉन बी मीडियम, ये जो रेशियो है ये 1 कब होगा, जब लाइट वैक्यूम से वैक्यूम में ही ट्रेवल करे। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये वैक्यूम है और ये भी क्या है, वैक्यूम है। इस पे ऑब्लिक्यूली अगर इंसिडेंट कराते हैं लाइट रे को तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, I इक्वल टू आर, यानी कि साइन I इक्वल टू साइन आर। अब साइन I और साइन आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसमें सेम है और इसमें क्या है, सेम है, यानी कि ये क्या होगा, C अपॉन C। समझे? तो यहाँ पे देखो सेम एंगल बना रहा है ना, तो ये हम जो है, जो स्नेल्स लॉ है इससे हम रिलेट किए किसको, जो लाइट का फिजिकल
क्वांटिटी यानी कि जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं उसको हम रिलेट कर दिए। तो देखो एंगल क्या है, सेम है, और एंगल सेम है तो क्या हुआ, ये सीधे अनडेविएटेड ये निकल गया, समझे, ये अनडेविएटेड निकल गया। और अनडेविएटेड क्यों निकला, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। अब जैसे ही ये 1 से बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा कब होगा, जब ये छोटा होगा, और छोटा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे मीडियम में ये जा रहा है जब लाइट, तो उसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है, और स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और भी ज्यादा बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी और टुवर्ड्स बेंड होगा, और टुवर्ड्स इस तरीके से बेंड होगा, समझे कि नहीं। तो वाटर का हम देख लिए। अब देखो अल्कोहल का देखें, अल्कोहल का कितना है, 1.36 है, समझे। तो देखो ये सब जो वैल्यू है ना, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ कौन कौन सा जो वैल्यू है वो दिमाग में रखो। तो वाटर का रखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है। फिर से क्राउन ग्लास, ठीक है, क्राउन ग्लास का तुम ध्यान रखोगे, इसका कितना 1.52 है, क्लियर। और उसके बाद से डेंस फेंट ग्लास, तो डेंस फेंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.65 है। यानी कि जो डेंस फेंट ग्लास है उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, फिंट ग्लास क्या होगा उसका रेशियो, तो 1.65 आएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, एन फिंट ग्लास, एन फिंट ग्लास, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास हम इसको बोलेंगे, समझे कि नहीं। और फिर से डायमंड, डायमंड का कितना है 2.42, डायमंड का 2.42 है, यानी कि डायमंड में सबसे अधिक लाइट क्या होगा, वो बेंड होगा। और इसी प्रॉपर्टी को ना हम यूटिलाइज करते हैं, डायमंड के इसी प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, समझे। लाइट एक बार अंदर उसके चला जाता है ना, और एक बार अंदर चला जाने के बाद से वो क्या होता है, कई बार रिफ्लेक्ट करता है अंदर ही, ठीक है, ये तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। और इसी वजह से डायमंड में हम कटिंग करते हैं, क्यों, उसको चमकीला बनाने के लिए। चमकीला मतलब उसके अंदर लाइट जैसे ही जाएगा वो एकदम से खूब शानदार चमकेगा, और उसको हम जो है ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में यूज करते हैं, अच्छा दिखता है इस वजह से, समझे। डायमंड जो होता है ना 25-30 रुपए का आता है एक, ठीक है, छोटा सा डायमंड, लेकिन उस पर हम उसको हम तराशते हैं, कट करते हैं, 25 से 30-40 रुपए का आता है। जब हम उसको कट करते हैं ना तो उसका वही कीमत 5,000, 10,000, 20,000 तक जाता है। जितना बेहतरीन कटिंग होगा उतना कीमत डायमंड का बढ़ता जाएगा, और इसमें टाइम लगता है, समझे। इसको जब हम डायमंड कटिंग करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है, लेबर लगता है, और इस वजह से उसका दाम जो है वो महंगा हो जाता है, क्लियर। तो ये सारा चीज समझ गए। अब देखो हम बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। देखो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों जो है वो डिफरेंट चीज है, समझे। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों जो है वो डिफरेंट चीज है। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल भी डिफरेंट है, समझे। हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि अगर केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल को अगर एक ग्लास ले लो, और ग्लास में तुम केरोसिन ऑयल को रखते हो और पानी को रखते हो, ठीक है, केरोसिन ऑयल और क्या, पानी को रखते हो, तो केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और पानी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी जो है केरोसिन ऑयल का वो क्या होता है, कम होता है, किसके रेस्पेक्ट में, तो वाटर के रेस्पेक्ट में, और इसी की वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी में हम देखेंगे कि केरोसिन जो तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि लाइट वैक्यूम से अगर वाटर में ट्रेवल करता है, और वैक्यूम से
केरोसिन ऑयल में ट्रेवल करता है, तो लाइट का जो स्पीड होता है वो केरोसिन ऑयल में ज्यादा कम होगा, यानी कि जो लाइट है नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड किस में होगा, केरोसिन ऑयल में बेंड होगा। किसके रेस्पेक्ट से, किसके रेस्पेक्ट में, तो वाटर के रेस्पेक्ट में, समझे, वाटर के रेस्पेक्ट में केरोसिन तेल जो है, केरोसिन तेल के अंदर में जो लाइट है वो क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये जो है ये वाटर है, ये देखो ये वैक्यूम है और ये जो है वाटर है, समझे, तो लाइट इसमें क्या हुआ, बेंड हुआ ना, एंगल आई और एंगल आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है, ये वैक्यूम है और ये क्या है, केरोसिन ऑयल है। देखो तो लाइट यहाँ भी बेंड होगा आर, समझे। अगर एंगल आई दोनों में सेम है, एंगल आई दोनों में सेम है, तो एंगल आर इस दोनों में से इसमें क्या होगा, छोटा होगा, समझे। यानी कि ये जो रे है ना, ये जो रे है वो क्या होगा, जैसे हम मान लो इसको R1 मान, इसको R डैश मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, तो R, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R डैश फॉर I, फॉर सेम I, फॉर सेम I। अब देखो ये जो केरोसिन तेल है ना, ये क्या है, पानी से हल्का है, समझे, पानी से हल्का है, डेंसिटी इसका कम है, समझे, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर लाइट जो है वो क्या हो रहा है, जल्दी इसके अंदर ज्यादा मुड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।